Good morning, students. Myself BL Sontakke, PGT इकोनॉमिक्स, JNV बुल्ढाना। आज हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में से आय के चक्रीय प्रवाह इस संकल्पना के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है, किसी भी वस्तु या सेवाओं का उत्पादन करना है तो हमें उत्पादन के मुख्य कारकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उत्पादन के जो मुख्य कारक है वह है भूमि, पूंजी, मानवीय श्रम और उद्यम वृत्ति। ये जो चार मुख्य कारक है, इन चारों मुख्य कारकों को उत्पादन की प्रक्रिया में इस्तेमाल करने के बदले उनको भुगतान किया जाता है। तो भूमि को लगान, पूंजी को ब्याज, मानवीय श्रम को मजदूरी या वेतन और उद्यमशीलता या फिर उद्यम वृत्ति को हम लाभ के रूप में भुगतान करते हैं। यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है वह सरलीकृत अर्थव्यवस्था है, जिसको हम सिंपल इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। तो किस अर्थव्यवस्था को सरलीकृत अर्थव्यवस्था कहा जाता है, उसके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें परिवार की कुल आय यह घरेलू फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए व्यय के बराबर होती है। इसका मतलब कुल आय यह कुल व्यय के बराबर होती है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ऐसी अर्थव्यवस्था में सरकार और बहिर्गत क्षेत्र नहीं होता है। सरकार नहीं है, इसलिए परिवार में जितनी आय अर्जित की जाती है वह पूरी की पूरी वह व्यय कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ हमें सरकार नहीं होने के कारण कर भी नहीं देना होता। इसका मतलब आय में किसी भी प्रकार की लीकेजेस नहीं है। दूसरा है बहिर्गत क्षेत्र। सरलीकृत अर्थव्यवस्था में बहिर्गत क्षेत्र भी नहीं होता है, जिसके कारण ना ही निर्यात होती है ना ही आयात होती है। और सरलीकृत अर्थव्यवस्था में कुल आय यह कुल व्यय के बराबर होती है, जिसके कारण परिवार के पास किसी भी प्रकार की बचत नहीं होती है। ठीक है, तो सरलीकृत अर्थव्यवस्था में बचत नहीं होती है, सरकार और बहिर्गत क्षेत्र भी नहीं होता है। सरलीकृत अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय तथा निवेश व्यय, जिसके कारण वस्तु और सेवाओं की मांग में निर्माण होता है। अब उपभोग व्यय के कारण उपभोग वस्तु की मांग, निवेश व्यय के कारण पूंजीगत वस्तुओं की मांग। इन दोनों वस्तुओं की मांग बढ़ने से उत्पादन होता है और उत्पादन होने के कारण आय का सृजन होता है, और ये प्रवाह बिना रुके चलते रहता है। प्रत्येक प्रवाह अन्य प्रवाह का पीछा करता रहता है, तभी इसे हम क्या कहते हैं, चक्रीय प्रवाह कहते हैं, जिसमें वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य है वह आय के सृजन के बराबर होता है। वही अर्थव्यवस्था में किए गए कुल व्यय के बराबर भी होता है। चलो हम थोड़ा और इसे विस्तृत से अध्ययन करने के लिए इस रेखा चित्र को देखते हैं। ये रेखा चित्र जो है यह आय के चक्रीय प्रवाह का है, और अर्थव्यवस्था कौन सी है, सरल अर्थव्यवस्था है। सिंपल इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किस प्रकार होता है, यह देखने के लिए हम यहाँ पे इस रेखा चित्र में फर्म और परिवार, ये दो क्या हैं, क्षेत्र हैं।
केवल 2 ही क्षेत्र होते हैं। अब परिवार के पास वस्तुएं एवं सेवाओं का निर्माण करने के लिए जो कारक होते हैं, जो कारक आवश्यक होते हैं, उन कारकों को परिवार क्या करता है, फर्म को देता है। जो कारक सेवाएं, हम उसको क्या कहते हैं, कारक सेवाएं, फैक्टर सर्विसेज। तो परिवार के पास जो जो कारक है उन कारकों का इस्तेमाल करके फर्म क्या करती है, उत्पादन करती है। और वो जो उत्पादन है वो क्या है, वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन है वो किसको दिया जाता है, परिवार को दिया जाता है। इस वस्तु और सेवाओं के बदले परिवार क्या करता है, व्यय करता है। और जो व्यय है यह फर्म की क्या है, कुल संप्राप्ति है। अब परिवार ने फर्म को जितनी प्राप्तियां दी हैं वह प्राप्तियों का इस्तेमाल फर्म क्या करती है, जो कारक उत्पादन की प्रक्रिया में इस्तेमाल किए गए हैं उसको वहाँ पर कारक अदायगी के रूप में परिवार को फिर से दे देती है। इसका मतलब यहाँ पर चक्र क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। जैसे कि यहाँ सबसे पहला क्या किया गया है, परिवार ने कारक सेवाएं दी, कारक सेवाएं दी जिसका इस्तेमाल करके फर्म ने क्या किया, उत्पादन किया। और वस्तु और सेवाएं किसको दी, परिवार को दी। परिवार ने उस वस्तु और सेवाओं के बदले में क्या किया, व्यय किया। और ये व्यय क्या है, फर्म का संप्राप्ति है, रेवेन्यू है। और उस संप्राप्ति में से फर्म क्या करती है, जो जो कारक यहाँ पर परिवार के द्वारा दिए गए थे उनको भुगतान करती है। तो परिवार के पास वही पैसा या वही चक्र यहाँ पर क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। इसका मतलब जो ए है, सबसे पहले क्या होगा, बी होगा। बी है क्या है, फर्म के द्वारा कुल वस्तु और सेवाओं का निर्माण है। तो बी स्तर पर हम यदि राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं तो वह होगी उत्पाद विधि। इस परिवार उन वस्तु और सेवाओं पर जो व्यय करता है उसका आकलन हम ए स्तर पर कर सकते हैं। जो विधि यहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी वह होगी व्यय विधि। व्यय विधि के द्वारा आय का चक्रीय प्रवाह किया जाएगा। और फर्म के पास जो प्राप्तियां हुई हैं उस प्राप्तियों का इस्तेमाल करके फर्म क्या करती है, परिवार को कारक का भुगतान करती है। तो वो हो गया आय विधि। सी स्तर पर यदि हम राष्ट्रीय आय का आकलन करना चाहते हैं तो वह हमें आय विधि के द्वारा प्राप्त होता है। तो इस आय के चक्रीय प्रवाह में किसी भी बिंदु पर यदि हम राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं, चाहे वो ए हो, बी हो या सी हो, तो वह एक दूसरे के क्या है, बराबर होता है। ठीक है। तो ये जो आय का चक्रीय प्रवाह है ऐसे निरंतर चलते रहता है। अब यहाँ पे दो और संकल्पनाएं उससे संबंधित हैं, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह से अभिप्राय है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य वस्तु और सेवाओं का प्रवाह। और मौद्रिक प्रवाह से अभिप्राय क्या है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य मुद्रा के प्रवाह। मुद्रा का प्रवाह मतलब क्या है, प्राप्तियां और भुगतान के रूप में। ठीक है। तो वास्तविक प्रवाह किससे संबंधित होता है, वस्तु और सेवाओं के संबंधित होता है। और जो मौद्रिक प्रवाह ये क्या है, उस क्षेत्र के प्राप्तियों और उस क्षेत्र के भुगतान के रूप में मुद्रा का जो प्रवाह होता है उसको हम मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था में वास्तविक प्रवाह का भी आकलन होता है और मौद्रिक प्रवाह का भी आकलन किया जाता है। आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। वास्तविक प्रवाह से क्या अभिप्राय है,
मौद्रिक प्रवाह से क्या अभिप्राय है? आय के चक्रीय प्रवाह को चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको नोटबुक में लिख के उसको भेजना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।